फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएस स्टडी पॉइंट। नाउ हम इस वीडियो में बीपीसीजी 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान ब्लॉक 4 यूनिट होगी हमारी 10 शारीरिक रोग अनुभव सेकंड। इस चैप्टर में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ 2 होंगे, तीव्र और दीर्घकालीन दर्द। सेकंड है हमारा दीर्घकालीन दर्द, इसके बारे में टिप्पणी व्याख्या, ठीक है, विस्तार से बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा तीव्र और दीर्घकालीन दर्द। तीव्र का मतलब है कि तेज, ठीक है, वे दर्द जो बहुत अधिक पेन देते हैं, पीड़ा देते हैं, वो किस में आते हैं, हमारे तीव्र दर्द में आते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे दीर्घकालीन दर्द, ठीक है। दीर्घकालीन दर्द कौन से होते हैं, जो बहुत टाइम तक बने रहते हैं, ओके। तीव्र तेज होते हैं, कम समय तक के होते हैं, एंड महीने 6 महीने के बाद चले जाते हैं। वास्तविक या भयानक क्षति या उत्कट की जलन के कारण हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को बेचैनी, संवेगात्मक दोनों अनुभव होती हैं, ठीक है। क्लिनिक दर्द शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब दर्द के लिए पेशेवर देखभाल की आवश्यकता होती है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेवर क्लिनिक में जाते हैं, तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है, दर्द शब्द का उपयोग किया जाता है। हालांकि दर्द का अनुभव नकारात्मक है, दर्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक व्यक्ति को उपचार की तलाश में ले जाता है। दर्द को जटिल के साथ साथ एक बहुआयामी घटना के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है क्योंकि इसमें कई घटक हैं, अर्थात शारीरिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक एंड संवेगात्मक। दर्द दिन प्रतिदिन के कामकाज, सामाजिक, पारिवारिक और काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य होता है उसमें रुकावट कर सकता है दर्द की विशेषताएं क्या है? दर्द प्रगतिशील हो सकता है, यह समय के साथ साथ बदतर हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो समय के साथ बढ़ते रहते हैं, लाइक गठिया। यह रुक रुक कर हो सकता है, अर्थात यह समय के साथ साथ उतना उतार चढ़ाव करता है और इसमें तीव्रता में भी उतार चढ़ाव होता है। थर्ड है हमारा दर्द किसी बीमारी से जुड़ा हो सकता है जो प्रगतिशील है, या उसका अंतर्निहित कारण हो सकता है, या हानिकारक भी हो सकती है, ठीक है। फोर्थ है हमारा दर्द असहनीय भी हो सकता है, अर्थात यह उपचार पर प्रतिक्रिया नहीं देता। मतलब कि इतना ज्यादा दर्द भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा पेन देने वाला। नेक्स्ट हमारा होगा यह आवर्तक भी हो सकता है, अर्थात यह नियमित अंतराल पर होता है। मतलब कि कुछ टाइम पीरियड होते हैं कि इस समय पे ये दर्द होता है। लास्ट है हमारा दर्द को भी संदर्भित किया जा सकता है, अर्थात यह शरीर के एक क्षेत्र से उत्पन्न होकर हो सकता है लेकिन उसे किसी अन्य क्षेत्र पर उत्पन्न माना जाता है। दर्द को जैविक दर्द, मनोवैज्ञानिक दर्द, तीव्र दर्द और दीर्घकालीन दर्द के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। जैविक दर्द कौन से होते हैं? जैविक दर्द उत्कर्ष, क्षति या बदलाव के परिणाम स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए मोच का दर्द आपका कौन सा दर्द माना जाता है? वो आपके जैविक दर्द में आता है। मनोवैज्ञानिक दर्द में कौन सा आता है? कोई उत्कर्ष, क्षति या दर्द नहीं है, और दर्द मुख्य रूप से अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक मुद्दे का परिणाम होता है। कोई मनोवैज्ञानिक मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अधिकांश दर्द को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारक दोनों के भूमिका के रूप में समझा जा सकता है। इसी प्रकार जैविक और मनोवैज्ञानिक दर्द को एक निरंतरता में 2 छोरों के रूप में माना जाता है। दर्द को तीव्र और दीर्घकालीन दर्द के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इस इकाई में इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके दिए गए हैं दीर्घ और दीर्घकालीन दर्द।
तीव्र दर्द कौन से होते हैं? तीव्र दर्द को स्थायी दर्द के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो स्थायी है। ठीक है, यह कुछ महीनों तक हो सकता है, कुछ दिनों तक हो सकता है, कुछ सप्ताह तक हो सकता है। जैसे कि तीव्र दर्द को एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जो आवश्यक है और चोट या बीमारी के परिणामस्वरूप होता है। अस्थिभंग मतलब कि आपकी हड्डियों का टूटना, ठीक है, प्रसव पीड़ा और चोट इत्यादि तीव्र दर्द के उदाहरण हैं, जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा पेन देते हैं, बट बाद में वो टाइम के साथ वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह के दर्द को राहत के लिए औषधि उपचार की जरूरत होती है। तीव्र दर्द दीर्घकालीन दर्द में संक्रमण कर सकता है, मतलब कि अगर आपका तीव्र दर्द ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक रहता है तो वो किसमें चेंजेस हो जाता है? वो हो जाता है आपका दीर्घकालीन दर्द में। यद्यपि तीव्र दर्द लंबी अवधि के लिए नहीं है। इस दर्द में पीड़ित व्यक्ति कम से कम दर्द होने तक अक्सर मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव करता है, मतलब कि मानसिक चिंता, तनाव, एंजाइटी, ये हमारी किस में आती है? अगर हम किसी दर्द का सामना कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें इसका भी सामना करना पड़ता है, मनोवैज्ञानिक संकट का। दूसरी ओर जो हमारा दीर्घकालीन दर्द है, अभी हमने देखा था कि तीव्र दर्द, ठीक है, अब हम देखेंगे कि दीर्घकालीन दर्द क्या है। दीर्घकालीन दर्द लंबी अवधि के लिए अनुभव किया जाता है। यह 6 महीने या उससे बाद तक भी हो सकता है। कई बार दीर्घकालीन दर्द में व्यक्ति औषधि उपचारों को ठीक तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता, जैसे कैंसर, गठिया, ये क्या है? आपके दीर्घकालीन दर्द है। दीर्घकालीन दर्द से पीड़ित व्यक्ति न केवल मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव करता है, बल्कि असहायता और आशा की कमी लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। मतलब दीर्घकालीन दर्द में आपको पीड़ा के साथ साथ क्या भी सहन करना पड़ता है? आपको तनाव, ठीक है, निराशा, इसका भी सामना करना पड़ता है, जिससे आपको थकावट, थकान, ठीक है। दर्द अक्सर नींद से अस्थान का कारण बनता है, न केवल उस संकट के कारण जो इसके कारण होता है, बल्कि चिंता और उन विचारों को बाधित करने के कारण भी हो सकता है जो व्यक्ति दर्द अनुभव करते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक नींद से वंचित रहने से व्यक्तियों के नकारात्मक संवेग का सामना करना पड़ेगा और वे दर्द प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। दीर्घकालीन बेसिकली क्या है आपका? आप नॉर्मली शब्दों में लिख सकते हैं कि दीर्घकालीन दर्द कुछ समय के लिए न होके वो कुछ लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है, वो ज्यादा पीड़ा देता है और उस पीड़ा की वजह से हमें मनोवैज्ञानिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, जैसे निराशा, तनाव। दीर्घकालीन दर्द के परिणामस्वरूप इसका अनुभव करने वाले व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में गड़बड़ा जाती है और वे अपने जीवन के करियर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक छोटे टाइम तक कोई बीमारी होती है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी दवाई रेगुलर ले सकते हैं, बट जो हमारा दीर्घकालीन दर्द होता है उसमें हमारे जीवन शैली में भी चेंजेस आ जाते हैं। दिन प्रतिदिन की जो हम क्रिया करते हैं उसमें भी हमारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसमें हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं कुछ बीमारियों के कारण। वास्तव में दर्द के एकीकृत कारण हो सकते हैं, इसके साथ ही वित्तीय संकट भी निहितार्थ है, क्योंकि व्यक्ति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संकट के कारण अपनी नौकरी को बनाए रखने के सक्षम नहीं है और इसलिए भी कि उपचार महंगा हो सकता है। दीर्घकालीन बीमारियों का उपचार ज्यादातर महंगा हो सकता है। ठीक है, आपके दीर्घकालीन के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आपके दीर्घकालीन दर्द को वर्गीकृत किया गया है 3 पॉइंट्स में। एक होता है जीर्ण आवृत दर्द। यहाँ अंतर्निहित कारण हानि रहित है, हालांकि दर्द के एपिसोड हैं जो प्रकृति के तीव्र हैं और अक्सर होते हैं। उदाहरण के लिए आधे सिर में दर्द, किसी के सिर में ये दर्द दीर्घकालीन हो सकता है, किसी के सिर में हमेशा दर्द रहता है, जैसे आधे सिर में, कभी किस साइड कभी किस साइड। सेकंड है आपका जीर्ण पंचन अघातक दर्द।
यह अंतर्निहित कारण हानिकारक है, लेकिन अनुभवी दर्द प्रकृति से निरंतर है। उदाहरण के लिए आपका पीठ का दर्द। थर्ड आपका आता है जीर्ण प्रगतिशील दर्द। यह अंतर्निहित कारण हानिकारक है और अनुभव किया गया संकट प्रकृति से निरंतर है। उदाहरण के लिए अमवातीय संधिशोथ और कैंसर। ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका। अब ये देखते हैं कि दर्द को कैसे मापा जा सकता है, उस पे कैसे, उसके बाद में उसका नियंत्रण हम उस पे कर सकते हैं। दर्द उपचार के हस्तक्षेप कर सकता है और समायोजन प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओके। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री जैसे उपकरण का उपयोग करके दर्द को मापा जा सकता है। मतलब कि ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर दर्द से गुजर रहा है तो उसका दर्द का वर्णन करके हम इसका पता लगा सकते हैं। सेकंड कौन सा है? व्यवहार संबंधित उपयोग, जो शारीरिक लक्षणों और मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का गठन करता है। मतलब कि हम उसके व्यवहार से या उससे पूछ के पता लगा सकते हैं कि उसमें दर्द क्या है, कैसे है, ठीक है, और कितना है। नेक्स्ट हमारा आता है दर्द को मापने के लिए शारीरिक उपायों का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे जहां दर्द त्वचा और तापमान, हृदय गति, मांसपेशियां तथा तनाव के आधार पर मापा जा सकता है। आप टेम्परेचर नाप सकते हो, हृदय गति नाप सकते हो, ठीक है। इससे भी आप दर्द का पता लगा सकते हो। थर्ड होगा हमारा तनाव सहित विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारकों का दर्द अनुभव करने के तरीके पर प्रभाव पड़ सकता है। तनाव के दौरान से गुजर रहे व्यक्तियों में दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि की शिकायत होती है। अगर किसी में तनाव है, ठीक है, कोई तनाव का सामना कर रहा है, तो उसमें किस टाइप के दर्द होते हैं मनोवैज्ञानिक स्थिति में देखा जाता है इसे, ठीक है। जिसमें आपके तनाव से रिलेटेड क्या होगा? आपके सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है इत्यादि, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं? आपके तनाव से अन्य से सकारात्मक सुदृढ़ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दर्द में पीड़ित व्यक्ति ध्यान आकर्षित करता है, अन्य लोगों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। अन्य लोग उसके प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। ऐसी गतिविधियां जो व्यक्ति को दर्द से जोड़ती हैं, उनसे बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने के बाद पेट में दर्द होता है, तो वह दर्द के डर से विभिन्न भविष्य में उससे बचने की संभावना रखता है। मतलब हमें कुछ ना कुछ दर्द से या नॉर्मली जो हमारे तनाव रिलेटेड होते हैं या छोटे मोटे दर्द होते हैं, हम उससे साथ ही साथ सीखने को भी मिलता है कि हमारा एक टाइम पे इस चीज से हमारे दर्द हुआ था, तो हम नेक्स्ट भविष्य में वो चीज ना लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिंता व अवसाद का अनुभव करने वाले व्यक्तियों में दर्द का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। जो अपना चिंता अवसाद में है, तनाव में है, ठीक है, डिप्रेशन में है, उनमें दर्द, सिर दर्द इनकी होने की संभावना ज्यादा रहती है। जहां दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्ति चिंता और अवसाद का अनुभव कर सकते हैं। आपका इसमें कुछ नहीं है, आपका सिर्फ यही बताया गया है कि दीर्घकालीन दर्द कौन से होते हैं, तीव्र दर्द कौन से होते हैं। तीव्र थोड़े टाइम के लिए होते हैं, ज्यादा पेन देते हैं। दीर्घकालीन कौन से होते हैं? दीर्घकालीन वो होते हैं जो बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं, पेन तो देते ही देते हैं, आपकी मानसिक स्थिति पे भी वो प्रभाव डालते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है 10.3 दीर्घकालीन बीमारियां। हमारी दीर्घकालीन बीमारियां कौन सी होती हैं? जो लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं। फर्स्ट है साधारण शब्दों में दीर्घकालीन बीमारी को एक बीमारी के रूप में समझाया जा सकता है जो लंबे समय तक जारी रहती है। दीर्घकालीन बीमारियों में से कुछ है मिर्गी, गठिया, मधुमेह, ठीक है, कोरोनरी हृदय रोग, HIV, एड्स, कैंसर, मिर्गी, अल्जाइमर रोग इत्यादि। ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं दीर्घकालीन दर्द में। मधुमेह, फर्स्ट है आपका मधुमेह, शुगर, ठीक है। मधुमेह को
हाइपरग्लाइसीमिया द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ जहाँ किसी व्यक्ति के शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा का स्तर इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन मधुमेह व्यक्तियों में अपर्याप्त इंसुलिन है, क्योंकि पैनक्रिया ने पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं किया है, या शरीर इंसुलिन के लिए सामान्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मधुमेह निम्न प्रकार की होती है। ओके, आपकी जब इंसुलिन की मात्रा जब ज़्यादा अधिक हो जाती है तब आपका मधुमेह होता है। ठीक है, अपर्याप्त मतलब उसमें गड़बड़ी हो जाती है। आपके मधुमेह कितने टाइप्स के होते हैं? आपके मधुमेह होते हैं 2 टाइप्स के। ठीक है, टाइप ए डायबिटीज आपने सुना होगा, टाइप ए डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, यह एक प्रारंभिक शुरुआत है जब बचपन या किशोरों के द्वारा होता है। ये किनके होते हैं? ये बड़ों के नहीं होता। टाइप 1 किसके होता है? बचपन में हो सकता है या किशोर एडल्ट्स के हो सकता है। यह स्वयं प्रतिष्ठा प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अग्न्यशय कोशिकाओं के विनाश का कारण हो सकता है। टाइप ए मधुमेह वाले व्यक्तियों को अपने ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने और किसी जटिलता से बचने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, मधुमेह वाले व्यक्तियों को अपने ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने के लिए किसी भी जटिलता से बचने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है? इंसुलिन इंजेक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। उन्हें टाइम टू टाइम वो लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, टाइप 2 वाला कौन सा होता है? यह ज्यादातर यही वही बताया गया है कि ये ज्यादातर बड़े लोगों को होता है। ठीक है, हालांकि यह किसी भी उम्र से पहले विकसित हो सकता है। टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों को इंसुलिन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्हें दवा लेने और जीवन शैली में बदलाव लाने और अपने भोजन में की आदतों को बदलने की आवश्यकता होती है। एक होते हैं पूर्व मधुमेह। इस स्तर में हम पूर्व मधुमेह के विषय में भी चर्चा करेंगे। व्यक्तियों के प्री डायबिटीज कहा जाता है जब उन्हें रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर होता है और इंसुलिन के प्रति असंवेदनशीलता की असंवेदनशीलता भी प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्तियों को बाद में अपने जीवन में मधुमेह विकसित होने की संभावनाएं हैं, और इसलिए आहार में और जीवन शैली में उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें बदलाव करना पड़ता है। हम गर्भावधि मधुमेह के विषय में भी उल्लेख कर सकते हैं, जो कि उन महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर बढ़ने के कारण हो सकता है। मतलब उन्हें पहले नहीं था, बट उनको बाद में इस वजह से हो सकता है। थर्ड है हमारा मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को न केवल नियमित दवा लेने की आवश्यकता होती है, बल्कि उनके जीवन शैली में भी बड़े बदलाव होते हैं, ताकि ग्लूकोज का स्तर सीमित रहे, ज्यादा हाई ना जाए। आत्मसम्मान और सामाजिक समर्थन व्यक्तियों को इस दीर्घकालीन बीमारियों से निपटने की सहायता करता है। ओके, सेकंड आपकी आती है कोरोनरी हृदय रोग, CHD। इसमें कोरोनरी धमनी रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह एथेरोमा वसायुक्त सामग्री के कारण कोरोनरी धमनियों की दीवारों के सक्रिय होने पर एक परिणाम है। CHD के दो में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है इसे। एक तो है आपकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, सेकंड है आपकी एंजाइमा। MI को आमतौर पर दिल के दौरे के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हार्ट अटैक वो किसके रूप में जाना जाता है? इसको MI के रूप में जाना जाता है, और यह रक्त के थक्के के कारण अवरुद्ध कोरोनरी धमनी का एक परिणाम है, जिसके कारण
हृदय के भाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है। लक्षण क्या होते हैं इसके? पसीना आना, चक्कर आना, मतली या सांस की तकलीफ, सीने में दर्द सम्मिलित है। एंजाइमा में एथेरोमा के कारण धमनियों का संकुचन होता है, जो कि हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन से युक्त रक्त से वंचित किया जाता है, खासकर जब मांग बहुत अधिक हो जैसे कि भारी शारीरिक गतिविधि के दौरान। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? यही आपके जो आपके सांस ना आना, सांस लेने में तकलीफ, ये आपकी इसी भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। एंजाइमा के लक्षण में छाती में गंभीर दर्द सम्मिलित होते हैं, जो चेहरे, गर्दन, जबड़े, हाथ, पीठ व अन्य भागों में फैलता है। इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे, उसके टाइप्स है तो टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम उसके लक्षण लिखेंगे, देन हम उसके उपचार लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड है कैंसर। यथार्थ शब्द कैंसर हमारे मन में डर उत्पन्न करता है। यह एक अन्य प्रकार की दीर्घकालीन बीमारी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। कैंसर को कोशिकाओं की बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कोशिकाओं के प्रसार के परिणाम स्वरूप होता है, जो अनियंत्रित होता है, और इसका परिणाम आमतौर पर न्यूप्लाज्म, शरीर के उत्तक का विकास, जो कि नया है या सामान्य नहीं है, के कारण होता है। आप कैंसर नॉर्मली इतना भी लिख सकते हो यहाँ से कि कैंसर कौन सी बीमारी है? कोशिकाओं की बीमारी है। ठीक है। ये एक दीर्घकालीन दर्द में आती है। इसके आप उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद आप इसके टाइप्स लिखोगे। ये 5 टाइप्स के होते हैं। इसको डिफाइन करना जरूरी नहीं है ज्यादा। अगर आपका पूरा आता है, ये पूरा क्वेश्चन आता है दीर्घकालीन बीमारियों के बारे में, तो आप टू पॉइंट लिखते हो। वैसे तो आएगा ऐसे ही, तो आपको इतना ज्यादा ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसके प्रकार लिख सकते हो। कार्सिनोमा, मेलानोमास, ठीक है, लिम्फोमास, सार्कोमास एंड ल्यूकेमिया। ठीक है। कैंसर का उपचार का क्या है? कैंसर के उपचार सर्जरी, विविकरण और कीमोथेरेपी सम्मिलित है। कैंसर के उपचार में साइड डिफेक्ट भी है, जो मुख्य रूप से थकान, मतली और उल्टी है। ठीक है। शारीरिक दर्द पीड़ा के अलावा एक कैंसर रोगी मनोवैज्ञानिक संकट और उथल पुथल से भी गुजर सकता है, क्योंकि वह बीमारी और उसके उपचार का सामना करने का प्रयास करता है। ओके। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं या दीर्घकालीन जो बीमारियां होती हैं, उनमें हमें मनोवैज्ञानिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। चिंता होती है, ठीक है, तनाव होता है, इतने टाइम से हम दवाई लेते हैं, या हमारे शरीर में जो भी कमजोरी आती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, इनसे हमारे किस पे असर पड़ता है? हमारे मनोवैज्ञानिक संकट इसी तरह से उत्पन्न होते हैं। यदि ठीक हो सकता है ये क्वेश्चंस हैं। हाँ, कैंसर रोगियों के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों के विशांति तकनीकी व्यवस्थित असंवेदनशील कारक, तनाव प्रबंधन, सचेतन योग, ध्यान सम्मिलित हैं। इसके लिए संगीत चिकित्सा, कला चिकित्सा, सम्मोहन और बायोफीडबैक का भी प्रयोग किया जा सकता है। आपका फोर्थ में आएगा एड्स। यह एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमण है और मानसिक एड्स के परिणाम स्वरूप होती है। मतलब वायरस होता है इम्यूनोडिफिशियंसी, ठीक है, वायरस होता है, उसके परिणाम स्वरूप होती है ये, जो रक्त और वीर्य से फैलती है। इस प्रकार यदि HIV पॉजिटिव या एड्स संक्रमित व्यक्ति का रक्त या वीर्य एक संक्रमित व्यक्ति के तरल पदार्थ के शारीरिक संपर्क में आता है, तो वह व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाता है।
ये 3 तरीके से हो सकता है, इसके कारण लिखने होंगे। देन क्या कारण है? फर्स्ट है आपका एक संक्रमित और असंक्रमित व्यक्ति के बीच सुरक्षित यौन गतिविधि जहां वे एक दूसरे की शारीरिक। फर्स्ट एंड सेकंड है जब दूषित सिरिंज का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका संक्रमित मां से अजन्मे बच्चे को। क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या लक्षण होते हैं? दर्द और नींद से संबंधित चिंताओं के प्रबंधन के अलावा मनोवैज्ञानिक संकटों का सामना करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने में सहायक करने के लिए हमें क्या क्या उपचार की जरूरत होती है? व्यायाम, विश्राम तकनीक और समूह परामर्श, मतलब कि सामूहिक प्रोत्साहन। ठीक है, परिवार के सदस्यों को भी स्थिति से निपटने की सहायता करने के लिए पर्याप्त परामर्श और हस्तक्षेप प्रदान करने की आवश्यकता होती है। मतलब उनका भी सहयोग देना होता है, उन्हें भी सहयोग, जिससे कि रोगी जल्दी से ठीक हो जाए। फोर्थ आता है अस्थमा। अस्थमा एक श्वसन विकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। प्रदूषण से हो सकता है ये। ठीक है, अशुद्ध हवा से हो सकता है, ठंडे तापमान में हो सकता है। इसके उपचार के लिए क्या है? डॉक्टर से संपर्क करें, जो वो दवाई लेते हैं उनको ले, व्यायाम करें, योगा करें एंड फिटनेस करें। मिर्गी का अचानक और बार बार होने वाले दौरे के प्रकरण सम्मिलित होते हैं, जिसमें सिरेब्रल कॉर्टेक्स की विद्युतीय गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मिर्गी को तनाव, चिंता और किसी भी संवेगात्मक उत्तेजना जैसे कि मनोसामाजिक कारकों से जोड़ा गया है। ये वही है, मिर्गी किसी के अचानक हो जाती है, इससे किससे जोड़ा गया है? सिरेबल कॉर्टेक्स से जोड़ा गया है, इससे रिलेटेड है वो। इतना आपको क्लियर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप इसके नाम लिख सकते हो जो अभी दीर्घकालीन बीमारी है, और उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हो। अगर उसके पॉइंट है तो सिर्फ पॉइंट को लिखो, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। 9th, इसके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये एंड दीर्घकालीन बीमारियां हमने रिलेटेड इससे पढ़ लिया है, और कुछ तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यूनिट 11 एंड 10, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।